नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुए भारतीय बाघ आंकलन कार्यक्रम की। बताएंगे क्या है दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे बहरेपन रोग के कारण। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। बाघ आंकलन सर्वेक्षण ने बनाया विश्व कीर्तिमान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ भारत का सबसे व्यापक कैमरा ट्रैप द्वारा बाघ गणना कार्यक्रम। स्वदेशी कोरोना टेस्टिंग किट कोरोश्योर लॉन्च। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित सबसे किफायती कोरोना टेस्टिंग किट अब बाजार में उपलब्ध। आधुनिक जीवन शैली बहरेपन का अहम कारण। तेज संगीत और चौतरफा बढ़ते शोर से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं बहरेपन के रोगी। और हल्दी से सक्रिय तत्व कैंसर उपचार में कारगर। कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने वाले प्रोटीन्स को और प्रभावी बना सकता है हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन। भारत ने बाघों की गणना में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। सबसे ज्यादा कैमरा ट्रैप के साथ गणना का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018-19 के सर्वेक्षण में दर्ज बाघों की गणना घोषित की थी, जिसके मुताबिक दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ भारत में निवास करते हैं। अब ये रिकॉर्ड साबित कर रहे हैं कि भारत पर्यावरण और वन जीव सर्वेक्षण में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट। 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 141 साइटों के 26,838 स्थानों पर कैमरा ट्रैप। वन्य जीवों की 3,48,58,623 तस्वीरें। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018-19 के चौथे चरण के इन आंकड़ों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस सर्वेक्षण को डेटा और संसाधनों के इस्तेमाल विश्व का सबसे व्यापक वन्यजीव सर्वेक्षण माना है। स्टेट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 सर्वेक्षण के तहत चौथे चरण में विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व में बड़े स्तर पर अभूतपूर्व कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। ये मोशन सेंसर्स के साथ फोटोग्राफिक उपकरण होते हैं जो अपनी रेंज में आए किसी भी जानवर के गुजरने या हरकत करने पर उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। इन कैमरा ट्रैप के द्वारा अन्य वन्य जीवों के अलावा 76,651 बाघ, 51,777 तेंदुओं की तस्वीरें ली गईं, जिनमें से 2,461 वयस्क बाघों की पहचान स्ट्राइप पैटर्न रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर द्वारा की गई। Our tiger population is nearly 70% of the world's tiger population, and we have laid the largest camera traps. No country has done so much exhaustive survey and counting and camera traps used for this purpose. And that camera trap number has been put in the Guinness Book of World Record. I congratulate National Tiger Authority and other concerned who were engaged in thousands in this counting of tigers. बाघों की गणना में कैमरा ट्रैप के उपयोग के साथ साथ फुट सर्वेक्षण भी किया गया था, जिनके सम्मिलित नतीजे पिछले वर्ष जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक इस वक्त भारत में अनुमानित 2,967 बाघ हैं, जो कि बाघों की वैश्विक संख्या का लगभग 75% होता है। भारत ने साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में साल 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था, जिसे उसने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। The said time we could complete the target 4 years before the target. Because yes, we have good ecology, there are good forests, there is good prey base, there is enough water and fodder,
And now we are further augmenting water and fodder in many jungle areas through the Campa funds, so that there will be more animal and wild animal base, and they will remain in jungles, they will not venture out. And that is what we are entering into. It's the next stage of development of forest. प्रोजेक्ट टाइगर विश्व स्तर पर सबसे अहम प्रजाति केंद्रित कार्यक्रम है। इसी कड़ी में भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी समर्थन से बाघ गणना कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें राज्य वन विभाग और अन्य संबंधित संस्थान सहयोग करते हैं। 9 बाघ अभ्यारण्यों से शुरू किया गया ये काम अब 50 अभ्यारण्यों में चलाया जा रहा है। इस प्रयास में ये विश्व कीर्तिमान पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता और हर क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच एक और अच्छी खबर सामने आई है। भारत में विकसित अब तक की सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी मिल गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा कोरोश्योर नाम से तैयार इस किट का 15 जुलाई को एक ऑनलाइन समारोह द्वारा लॉन्च किया गया। ये किट कोरोना निदान में भारत को एक कदम और आगे कर देगी। इस नई उपलब्धि पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। किसी भी संक्रमण को रोकने का सबसे पहला उपाय है संक्रमित लोगों की पहचान। कोरोना संक्रमण के लिए भी उसकी टेस्टिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नोवेल वायरस की टेस्टिंग अभी RT-PCR आधारित जांच किट द्वारा की जा रही है, जिसके नतीजे आने में 3 घंटे से लेकर 2 दिन तक का समय लग जाता है। साथ ही सैंपल से लेकर जांच करने तक ये तरीका महंगा भी पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी टेस्टिंग किट विकसित की जो न सिर्फ उपयोग में आसान है, बल्कि बहुत कम लागत और कम समय में नतीजे दे सकती है। कोरोश्योर नाम से तैयार इस किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमति मिल गई है। 15 जुलाई को एक डिजिटल समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट का कॉमर्शियल लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ ही IIT दिल्ली कोविड-19 परीक्षण पद्धति विकसित करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। IIT Delhi, when we had closed down the institute in the month of March, one of the things which we consciously did was, we asked our faculty and students who are working in the areas related to COVID to stay back and if they wish to, and then work on whatever technologies that they can do for addressing the COVID problem. Honorable HRD Minister has launched the ICMR approved IIT Delhi test kit, which was marketed by, which was now scaled up by the New Tech Medical Devices, and now they can manufacture 20 lakh such kits per month. That is the kind of a scale they can achieve now. कोविड-19 टेस्टिंग के लिए अभी आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही ज्यादातर टेस्टिंग किट्स में फ्लोरोसेंट प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर प्रोब्स आयात किए जाते हैं, जबकि कोरोश्योर प्रोब्स फ्री सिंगल जीन RT-PCR किट है, जिससे कोरोना जांच न सिर्फ आसान हो जाएगी, बल्कि आयातित कंपोनेंट इस्तेमाल न होने के चलते इसका जल्दी और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकेगा। The main difference of our kit compared to any other kit in the market is that it does not use a fluorescent probe. Now, how does this help? This helps to reduce the cost of the assay considerably, making it cheaper, and also it increases the scalability of the assay. What do I mean by scalability? When we use a probe-based assay, which is all the other assays, we are dependent on a probe synthesized typically from outside India, but here what we're doing is we're eliminating the need for the probe, so it can be scaled up or it can be produced in large quantities in a very short span of time, so there's more availability of the kit. So that is the main feature of our assay, is more affordable, is more scalable, without compromising on the sensitivity or the specificity of the assay. कोरोश्योर किट निर्माण के लिए IIT ने
फरीदाबाद स्थित कंपनी न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है और कंपनी को इस किट के बड़े स्तर पर उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है। पूरी तरह स्वदेशी कंपोनेंट से तैयार ये किट कोरोना जांच की सबसे सस्ती तकनीक मानी जा रही है। ये किट RT-PCR जांच का दूसरा चरण है। रोगियों से सैंपल लेकर इस किट के द्वारा उनका RNA एक्सट्रैक्शन किया जाएगा और फिर RT-PCR पद्धति से कोरोना वायरस की पहचान की जाएगी। कोरोश्योर की मदद से अब ये नतीजे 85 मिनट में निकाले जा सकते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। VTM जिससे पहले नेजल स्वाब से या आपका स्वाब कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हमारी किट को, RT-PCR किट को और RNA एक्सट्रैक्शन किट को मशीन में इंस्टॉल किया जाता है और उससे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है 85 मिनट्स के अंदर। हमारी किट 85 मिनट्स में रिजल्ट आउट कर देती है, जो अभी तक कोई भी प्रोब बेस्ड किट्स नहीं ला पाई हैं। अगर आप जनरल टेंडेंसी में देखेंगे तो जितनी भी किट्स हैं बाज़ार में, वो सब 3 घंटे में रिजल्ट देती हैं। हमारी किट की सबसे बड़ी खासियत है कि 85 मिनट में इसको ले आती है। IIT की तकनीकियों से शायद इसी महीने तक इसको 60 मिनट तक करा जा रहा है और आने वाले टाइम में इसको और कम किया जाएगा। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में और चीज़ें बढ़ रही हैं, तो IIT चाहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी डे टू डे एडवांस की जाए। अगले महीने तक 20 लाख किट बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है, जो कि भारत में लगातार बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। IIT दिल्ली की इस उपलब्धि ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को और ज्यादा मजबूत किया है। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। बहरापन एक ऐसा रोग जो रोगी के आम जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। खास बात यह कि वर्तमान में ये रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक अहम कारण है आज की जीवन शैली। चौतरफा तेज शोर के चलते लोग बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2050 तक इन कारणों से पूरी दुनिया में 90 करोड़ लोग बहरेपन से पीड़ित हो जाएंगे। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आमतौर पर आवाजें कई तरह की होती हैं, धीमी, तेज, सुरीली, कर्कश, जिन्हें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं। हमारे आसपास के वातावरण से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक अनगिनत आवाजें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई भी आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि ये सभी बहरेपन का शिकार हैं। और WHO के मुताबिक साल 2050 तक 90 करोड़ लोग आधुनिक जीवन शैली के चलते बहरेपन से पीड़ित होंगे। तेज आवाज में घंटों संगीत सुनना, तेज हॉर्न की आवाजें, मशीनों की आवाजें जैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कम सुनाई देने की समस्या जो पहले 60 की उम्र में देखने को मिलती थी, आज 40 साल के लोग भी उससे पीड़ित हो रहे हैं। बहरापन जो है डिसेबलिंग जैसे हियरिंग लॉस है। डिसेबलिंग मीन्स कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ डे टू डे कम्युनिकेशन, जैसे 40 डेसिबल की कम्युनिकेशन है, तो उसमें जो हियरिंग लॉस है वो हमारे WHO स्टैट्स भी हमने आपसे बात की, तो वो बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब 900 मिलियन WHO का एस्टिमेट है 2050 तक की हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हियरिंग लॉस है ये अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है और अगर ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। असल में हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर।
आउटर ईयर वातावरण से ध्वनि तरंगों के रूप में आवाजों को ग्रहण करता है, जो ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, जिससे मिडल ईयर में वाइब्रेशन पैदा होती है जो इनर ईयर तक पहुंचती है, और इनर ईयर में कुछ हियर सेल्स यानी सुनने वाली कोशिकाएं इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। यही सिग्नल हमें शब्दों और ध्वनियों के रूप में सुनाई देते हैं। 90 डेसिबल से कम आवाज कानों के लिए ठीक है, 90 से ज्यादा डेसिबल की आवाज कानों के लिए नुकसानदायक होती है। हियरिंग लॉस मिलता है तो आप उसे ट्रीट करवाइए और उसे फर्दर लॉस प्रिवेंट करिए, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर मैं हॉन्क नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे लोग भी हॉन्क नहीं करेंगे, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। आपको हॉन्किंग, लाउडनेस, बिना मतलब के ऊंचे आवाज़ में डीजे चलाना, ये चीज़ चलाना, इन सब से एनवायरनमेंट ओवरऑल हमारा कम नॉइजी हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1000 में से एक ही व्यक्ति जन्मजात बहरेपन से पीड़ित होता है, और अगर जन्म के बाद ही हर बच्चे का हियरिंग टेस्ट हो और माता पिता उसे लेकर कुछ सतर्कता बरतें तो इसमें और कमी आ सकती है। इसके अलावा कान का बजना यानी सीटी की आवाज आना, पहले से कम सुनाई देने जैसे लक्षण होने पर जल्द से जल्द व्यक्ति को हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर सही से नहीं सुनाई देने पर व्यक्ति धीरे धीरे लोगों से कटने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। हियरिंग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग टेस्ट कराकर अगर वो हियरिंग लॉस उनको इतना है कि उनकी लाइफस्टाइल को प्रॉब्लम कर रहा है, देन हियरिंग एड्स मस्ट बी गिवन। आज की डेट में हियरिंग एड्स ऐसे आ रहे हैं जिससे पेशेंट्स बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, वेदर दे आर एट होम और वेदर दे आर प्रोफेशनली एक्टिव। हालांकि आज कान से कम सुनाई देने जैसी समस्याओं को सर्जरी और आधुनिक हियरिंग एड्स की मदद से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है। हाँ, हियरिंग एड्स की कीमत और रखरखाव थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। बहरापन एक मूक विकलांगता है जिसे हम अपने आसपास के गैर जरूरी शोर को कम कर दूर कर सकते हैं, ताकि सभी एक दूसरे को सुन सके। भारत में प्राचीन काल से ही हल्दी के औषधि गुणों का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन अब यही हल्दी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के निदान में भी कारगर साबित हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता हल्दी पर शोध कर रहे हैं और अपनी शोध में उन्होंने पाया कि हल्दी में मौजूद सक्रिय तत्व कैंसर कोशिकाओं को मारने वाले प्रोटीन्स को कैंसर सेल्स के खिलाफ और प्रभावी बना देते हैं। हालांकि यह शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इस अध्ययन ने कैंसर के उपचार की दिशा में एक नई उम्मीद पैदा की है। मसालों के अलावा हमारे घरों में हल्दी को एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। चोट लग जाने पर हल्दी को दूध में मिलाकर पीना या फिर त्वचा के लिए हल्दी का लेप लगाना। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी सूजन को कम करने और चोट को भरने के गुण रखती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला कि हल्दी के ये गुण उसमें पाए जाने वाले कर्क्यूमिन तत्व में होते हैं। रोगों के उपचार को लेकर कर्क्यूमिन पर दुनिया भर में कई तरह के अध्ययन किए जा रहे हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने हल्दी के सक्रिय तत्व से जुड़े एक और तथ्य का पता लगाया है, जो कि कैंसर जैसे गंभीर रोग की उपचार पद्धतियों में काफी सहायक हो सकता है। कैंसर सेल में एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं डिकॉय रिसेप्टर, गुप्त रिसेप्टर से हिंदी में। अब गुप्त रिसेप्टर का काम क्या है कि ये कुछ न कुछ इफेक्ट करता है सेल्स में। तो अगर हम कोई चीज़ ऊपर उसमें दें तो उसमें पास जाने पे या उसको टच करने पे या उससे बंधने पे कुछ ये ऐसा बदलाव कर देते हैं अंदर में कि सेल जो अपने आप मर जाते हैं ना। वो दो तरीके होते हैं। अगर इन्हें जो हमारे DR4 DR इनको हम ज़्यादा बनाएं, सेल में कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि एक्सप्रेशन इनका ज़्यादा हो जाए, तो हम सेल को जल्दी किल कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी उसमें चीज़ डाल दें कि वो जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। तो हमने क्या हुआ कि टॉक्सिन बनाई है,
इस ट्रेल को बेसिकली हमने आयरन से बंद करके एक प्रोटीन बनाई। जब उस प्रोटीन को सेल में डालते हैं तो वो अंदर के प्रोसेस को वो इंक्रीज़ कर देता है, और जब उसमें कर्क्यूमिन डालते हैं तो और इंक्रीज कर देता है। तो इससे दो फायदा होता है, या तो हम उसको अच्छे से मारते हैं और जल्दी से मारते हैं। ये हमने शोध किया सेल लाइन में। कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने वाले एजेंट्स विकसित करने पर काफी गहनता से काम किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक कारगर एजेंट के तौर पर ट्रेल प्रोटीन की पहचान की गई। इस प्रोटीन पर दुनिया भर में अलग अलग अध्ययन किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने ल्यूकेमिया सेल्स पर ट्रेल के साथ कर्क्यूमिन तत्व का अध्ययन किया और पाया कि ट्रेल का प्रयोग कर्क्यूमिन के साथ करने से कैंसर कोशिकाएं ट्रेल के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहीं, जिससे उन्हें सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा सका। पेशेंट में काम करना क्लिनिकल स्टडीज पॉसिबल नहीं, तो उनके ब्लड ले लिया जो ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर से, जो रक्त के कैंसर से प्रताड़ित थे, तो उनका हमने खून लिया, खून में से वो सेल निकाला और निकाल करने के बाद हमने उस पर बिना कुर्कुमिन के और कुर्कुमिन के साथ हमने ड्रग का टेस्ट किया। जब हमने उन दोनों में टेस्ट किया तो जो हमने पाया कि जब हम कुर्कुमिन डालते हैं तो उनकी इफिशिएंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है, करीब 90% तक सेल्स किल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रारूप है जिससे हम कैंसर सेल्स को ज़्यादा और अच्छी तरह से मार सकते हैं। हालांकि आईआईटी मद्रास का ये शोध अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन जिस तरह हल्दी और कर्क्यूमिन को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और उसे कैंसर रोधी एजेंट के रूप में देखा जा रहा है, उससे इस गंभीर रोग के उपचार की नई संभावनाएं पैदा होती हैं। ये अध्ययन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। और वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत इस माह दुर्लभ धूमकेतु न्योवाइस के नजारे का गवाह बन रहा है। इस धूमकेतु को C3 2020 F3 नाम से भी जाना जाता है। लगभग पूरे जुलाई में दिखाई देने वाले इस धूमकेतु को बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा और 22 जुलाई को ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। न्योवाइस को इसी वर्ष 27 मार्च को खोजा गया था। ये 2020 में खोजा जाने वाला तीसरा धूमकेतु है। इसके अलावा खोजे गए एटलस और स्वान नाम के धूमकेतु न्योवाइस जितने उज्जवल होने से पहले ही टूट गए। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक
14 जुलाई से भारत के उत्तर पश्चिमी आकाश में नियोवाइज को आसानी से देखा जा सकेगा, जो कि सूर्यास्त के बाद अगले कुछ मिनटों तक दिखाई देगा। 30 जुलाई के आसपास ये सप्तऋषि मंडल के पास 40 डिग्री ऊंचाई पर दिखाई देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर के शिवन को साल 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर शिवन के नाम का चयन किया है। उन्हें इस अवार्ड से मार्च 2021 में पेरिस में सम्मानित किया जाएगा। वॉन कर्मन IAA का सर्वोच्च सम्मान है, जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर दिया जाता है। 1982 से शुरू किया गया ये पुरस्कार विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसी एक व्यक्तित्व को हर वर्ष दिया जाता है। साल 2005 में प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उनके बाद डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया भर में बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को 50% तक बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें 2030 तक भारतीय चावल का उत्पादन भी 12 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित जेनोमिक्स द्वारा चावल की लचीली किस्में विकसित करने की CEIB-3 परियोजना के तहत प्रतिरोधक किस्में विकसित की जा रही हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और रोगों आदि के प्रति सहनशील होंगी। इनमें संशोधित सफेद पोन्नी और एपो किस्मों के क्रॉस और अन्य पद्धतियों से 2 सूखा सहनशील किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिन्हें अखिल भारतीय समन्वय चावल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए नामित किया गया और उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ये किस्में देश में चावल के स्थायी उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेंगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में हो रहे अनुसंधान को और तेज करने के लिए CSIR के जिनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान और IIT एलुमनी काउंसिल ने एक समझौता किया है। ये काउंसिल सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्रों की एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। ये समझौता कोविड-19 के निदान और उपचार के लिए देश में बेहतर इकोसिस्टम निर्माण की एक अहम पहल है, जो बहुउद्देशीय विशेषज्ञता के साथ स्वदेशी वैल्यू चेन को मजबूत करेगा, जिसमें डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आणविक निदान, जेनेटिक अनुक्रमण, एंटीबॉडी हार्वेस्टिंग आदि जैसे विषय शामिल हैं। समझौते के तहत IIT एलुमनी काउंसिल ने मुंबई के 8,500 मरीजों के इमेजिंग डाटा का पहला सेट IGIB को सौंप दिया है। मरीजों की पहचान बताए बिना जल्द ही ये डेटा IGIB और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शोध को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से ओपन डेटा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये पहल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नवाचारकों की ओपन डेटा तक पहुंच को आसान बनाएगी, जो कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ और वैज्ञानिक सोच बनाए रखें। नमस्कार।